2019 का वक्त था जब एक प्रोफेसर के केबिन के बाहर लिख दिया गया कि शाखा लौट जाओ, और 2022 का वक्त जब जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया गया कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। 1948 का वक्त जब नरसंहार ब्राह्मणों का हुआ। 1795 का वक्त जब अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के खिलाफ कानून बनाया। अब हम ब्राह्मण की बात क्यों कर रहे हैं आज आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुद्दे की बात आप देख रहे हैं। जेएनयू एक बार फिर से चर्चा में है, और चर्चा में जेएनयू इसलिए है क्योंकि जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए। बात बनियों की भी हुई, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि शिक्षा का मंदिर किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी स्कूल को कहा जाता है, लेकिन शिक्षा के मंदिर में आखिर ये क्या हो रहा है? सवाल आज का हमारा यही है, आखिर कौन जेएनयू में एक बार फिर से चिंगारी भड़काने की कोशिश कर रहा है? बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि चर्चा में आ गया है जेएनयू। एक बार फिर आपको जानकारी बड़ी दे रहे हैं। जेएनयू की दीवारों पर लिखा गया ब्राह्मणों भारत छोड़ो। बड़ी खबर है, बनियों के खिलाफ भी नारे लिखे गए हैं और कहा गया है कि बनिया और ब्राह्मण भारत छोड़ दें। हालांकि एबीपी ने आयशा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आयशा ने इन आरोपों का खंडन भी किया है, लेकिन एक बार फिर से जब जेएनयू चर्चा में आ गया है तो इस पर राजनीति भी गर्म हो गई है। आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त DK24/7 न्यूज दे रहा है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि वापस लौट जाओ, भारत से चले जाओ, ब्राह्मणों बनियों भारत से चले जाओ। हालांकि अगर बात करें वीसी की, कुलपति की, तो उन्होंने इस घटना की निंदा की है और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो विवादों में ये पहली बार नहीं आया है विश्वविद्यालय जेएनयू का। जब हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार विवादों में बना रहता है। हालांकि आज कई अहम सवाल हैं, उन सवालों को हम आपके सामने रखेंगे, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ब्राह्मणों को भारत छोड़ने की बात कही जा रही है और आखिर क्यों दीवारों पर ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा लिखा गया है। आखिर ये किसकी साजिश के तहत हो रहा है और आखिर क्यों ये नारे दीवारों पर लिखे गए हैं? क्योंकि मामला गंभीर है और जेएनयू में एक बार फिर से चिंगारी लगाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से जेएनयू में समय समय पर हम देखते हैं कि वो चिंगारी आग का रूप ले लेती है। लेकिन आखिर वो कौन है? इसके पीछे किसकी साजिश है जिसने ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ दीवारों पर नारे लिखे हैं? हम आपको बताएंगे, बस थोड़ी देर का इंतजार करिएगा क्योंकि इस आधे घंटे में बहुत कुछ आपके लिए मुद्दे की बात में है। और आपको बताएंगे 1948 का वक्त, आपको बताएंगे 1795 का वक्त, आपको बताएंगे 2019 का वक्त, और आपको याद दिलाएंगे कि किस तरीके से प्रोफेसर के खिलाफ भी जेएनयू के अंदर चिंगारी भड़कती रही, समय समय पर कार्रवाई होती रही, लेकिन ऐसे मामले थमे नहीं है जेएनयू के अंदर, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसके कारण आप सभी के समक्ष आना पड़ा। आप सभी ने सुना ही होगा, और जेएनयू के कैंपस में आप चूंकि देख सकते हैं यहाँ पे कैसी कैसी अभद्र बातें और गालियाँ लिखी गई है। जेएनयू में ये पहले से वेंडलिज्म लेफ्ट के लोग करते आए हैं, आज इन्होंने सीमा पार कर दी है। आज इन्होंने प्रोफेसर्स के चैम्बर पे जाकर के ऐसी अभद्र बातें लिखी है। जेएनयू कैंपस में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में जहाँ क्लासेस होती हैं, वहाँ पे जाति सूचक बातें लिखना, वेंडलिज्म करना, एब्यूजेस करना, ये एबीवीपी इसकी बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती है। वी कंडेम दिस एक्ट। हमारा ये मानना है कि जो यूनिवर्सिटी स्पेसेस है एकेडमिक डिबेट्स और डिस्कशंस के लिए होनी चाहिए, जैसे कि अभी हम G20 के ऊपर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, वैसी चीज़ों के लिए होना चाहिए। परंतु लेफ्ट के लोगों ने जेएनयू कैंपस में हमेशा से जहर घोलने का काम किया है। यहाँ पे जो छात्र समुदाय के बीच में और समाज के बीच में ऐसी जाति सूचक बातें लिखना, लोगों को गालियाँ देना, हेट फैक्ट्री जेएनयू को बना दिया है। ऐसी चीज़ें अगर जेएनयू के छात्र समुदाय में जाएगी तो किस टाइप का हम देश के लिए किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स को तैयार कर रहे हैं, एक बार हम सभी को सोचने की आवश्यकता है। और रही बात एबीवीपी की तरफ से, तो हमने बार बार डीन्स हो या फिर वीसी मैडम हो या फिर जो भी अथॉरिटी हो, वहाँ पर लगातार रिक्वेस्ट किया है कि आप चाहे सीएए वाला आंदोलन को देखिए, उस समय भी ये भद्र बातें लिखी गई थी। उसके बाद आप देखिए वंदना मिश्रा मैम जो कि जेएनयू की फैकल्टी है, 8 नवंबर 2019 को उनको 4 दिन के लिए कैद कर लिया था अपने मूवमेंट के दौरान लेफ्ट ने। आज सेम फैकल्टी के ऊपर इंटिमिडेट करने के लिए, उनको डराने के लिए डॉक्टर प्रवेश चौधरी सर के ऊपर चैम्बर के आगे, डॉक्टर नलिनी महापात्रा सर के चैम्बर के आगे ऐसी अभद्र बातें लिखी गई है। ये जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। मेरे कमरे पर लिख दिया गया गो बैक टू शाखा। अरे भाई, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और बाल्यकाल स्वयंसेवक हूँ।
तो मुझे दोबारा शाखा में जाने की जरूरत नहीं है, मैं शाखा का समझौक हुई, मैं जाता ही हूं। ठीक है, आपने वो लिखा, एक महिला जिसको पहले आपने बंधक बनाया था, पूरा एक दिन, पूरे 2 दिन लगभग उसको बंधक बनाए रखा, उसको लिख दिया कि गो बैक टू शाखा। आप या तो ये स्थापित कर दें कि नहीं महिला शाखा, आप कहते थे महिला शाखा नहीं जाती, लेकिन आपने लिख दिया कि आप भी शाखा जाइए। तो ऐसा मत लिखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब मत करिए। आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है और वो हमारी देश की खूबसूरती भी है, लेकिन उसके चलते विश्वविद्यालय का माहौल खराब करना, विश्वविद्यालय में एक हिंसक वातावरण का निर्माण करना, ये किसी भी अर्थ में ठीक नहीं माना जा सकता। और मुझे लगता है छात्रों से ज्यादा जिम्मेदारी उन शिक्षकों की है जिन शिक्षकों ने इन छात्रों के मन में, इनके दिमाग में इस प्रकार की कुंठित मानसिकता को पैदा किया है कि कोई दूसरा विचार अगर हो तो उसको इस कैंपस में पनपने न दिया जाए, उसका विरोध किया जाए। उसी का परिणाम है कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी टारगेट किया गया, जिसका सामाजिक क्षेत्र में बड़ा काम है, सामाजिक न्याय की लड़ाई में बड़ा नाम है मेरा, उस पर भी इस प्रकार के आक्षेप लगाए जाएं, उसको भी समय समय पर बेइज्जत करने का प्रयास किया जाए, ये बहुत गलत है, ये निंदनीय है। तो सहायक प्रोफेसर की तरफ से वो बात भी याद दिलाई गई है 2019 की, जब एक महिला प्रोफेसर के केबिन के बाहर शाखा वापस जाओ लिख दिया गया था और 3 दिन तक उसे रखा गया था बंद करके, और 2022 के अंदर भी ऐसी स्थिति देखने को मिली है। लेकिन कब कब विवादों में रहा है जेएनयू, वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि साल 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार में 40 दिनों के बाद जेएनयू बंद रहा था, यानी 40 दिनों तक बंद रहा। 2000 में पाकिस्तान के समर्थन में कुछ गजलें पढ़ने का आरोप जेएनयू के अंदर लगा, जिसके बाद भी हमने देखा कि गहमा गहमी हुई। साल 2005 का वक्त था जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध का समर्थन करने पर मनमोहन का विरोध हुआ था जेएनयू के अंदर। और 2010 का भी वक्त था जब नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर जश्न मनाने का आरोप भी जेएनयू के अंदर लग चुका है। यानी विवादों में जेएनयू आज से नहीं है, इतिहास के पन्नों को जब पलट रहे हैं तो कई तारीखें मिल रही हैं। 2013 में महिषासुर बलिदान दिवस नाम के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जेएनयू के अंदर। 2016 का वक्त भी आया जब परिसर में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप जेएनयू के अंदर लगा, लेकिन कार्यवाही समय समय पर होती रही, लेकिन मामले में बढ़ोतरी ही हुई। 2019 में फीस बढ़ोतरी के कारण छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जब एक बार फिर से जेएनयू विवादों में आया। 2020 के अंदर 100 नकाबपोश लोग लाठी डंडों के साथ परिसर में घुसे। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि 2022 का वक्त जब आया तो रामनवमी के अवसर पर मांसाहारी भोजन परोसने का आरोप भी लगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों लिखे गए हैं ब्राह्मण विरोधी नारे। सवाल यह भी कि शिक्षा के मंदिर में कौन चिंगारी सुलगा रहा है कि वह आग की लपेटों में बदल जाए। क्या 2019 को याद दिलाने की कोशिश की गई है, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे। जेएनयू में क्यों आते हैं बार बार ऐसे मामले, आज इस पर भी चर्चा होगी। और अब इस मामले में आगे क्या होने जा रहा है उस पर भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ खास मेहमान थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ब्राह्मण के विरोध में आज से ही नहीं, आजादी के बाद से चिंगारी सुलगती रही है कुछ विरोधी तत्व। और आप ये कह सकते हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोगों की तरफ से हमने समय समय पर देखा है कि विरोध किया गया है, और जेएनयू के अंदर भी ये स्थिति मिलती आई है, जब 2020, 2019 और अब 2022 के अंदर दीवारों पर नारे लिखे गए हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ दो, बनिया भारत छोड़ दो। आपको अगर इस चीज को समझना है तो मुद्दे की बात को आपको देखना होगा, क्योंकि उन तारीखों का हम आज जिक्र करने जा रहे हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि 1984 का जिक्र तो बहुत होता है जब एक नरसंहार हुआ था, लेकिन 1948 का वक्त किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि किताबों में चर्चा कम हुई। और बात करें अगर लोगों की जुबान की, तो लोगों की जुबान से भी 1948 का वक्त याद नहीं दिलाया जाता, लेकिन हम आपको याद दिलाएंगे। लेकिन कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, मुलाकात आपकी करवा देते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। अर्जुन आनंद है, एबीपी के स्टूडेंट है जेएनयू के। अर्जुन, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। मनीष कुमार जी है मेरे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। अर्जुन, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि जेएनयू विवादों में पहली बार नहीं आया है, कई बार आया है। क्या आप कहेंगे, क्योंकि कुलपति जी ने साफ कह दिया है कि हम इसकी निंदा करते हैं, जांच के आदेश भी, लेकिन आखिर ये किसकी साजिश हो सकती है? लेफ्ट तो ये कह रहा है
कि ऐसा उनकी तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है? जी, पहले तो हमको यह समझने की आवश्यकता है कि ये कोई जेएनयू में ऐसा माहौल नहीं बनता है कभी भी। ये छुटपुट एकदम, मतलब 1% भी ऐसी जनसंख्या जेएनयू की नहीं है, छात्र ऐसे नहीं है जो ऐसी बातें करते हैं। पर वो जो थोड़े बहुत है, वो इस समय अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो वामपंथी संगठन हो, चाहे हम कुछ समय में देख रहे हैं कि कुछ क्लोजेट जिहादी संगठन भी जेएनयू में उपज रहे हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स फ्रंट बन गया है इस बार, क्योंकि मुस्लिम लीग के लीडर्स को अपना लीडर मानता है जो रहे हैं। तो यह लोग कैंपस का माहौल बिगाड़ने के लिए, कैंपस का नाम बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। परंतु ये अस्तित्व की लड़ाई इस समय अपनी लड़ रहे हैं। इस समय वो दिया बुझने के समय जो फड़फड़ाता है ना, उसी तरह से यह काम हो रहा है। तो एक अति की ओर लेके जाने का काम कर रहे हैं डिस्कोर्स को, पर ऐसा होगा नहीं। जेएनयू का छात्र भी कोई इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है अर्जुन, लेकिन समय समय पर जो ये चीजें आती रही हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन मैं आपकी विचारधारा को दबाने की कोशिश नहीं कर सकता। अभी सहायक प्रोफेसर ये कह रहे थे कि 2019 के मामले भी आए थे जब एक महिला प्रोफेसर को शाखा लौट जाओ की बात कही गई थी और 3 दिन तक उसे बंद करके रखा गया था। अगर ऐसे प्रोफेसर के लिए मामले सामने आते रहे तो वो बेहद गंभीर होगा। एबीपी इस पर क्या कुछ कहेगा और आगे आने वाले समय में एबीपी क्या कुछ कर रहा है? उसके बाद मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास चलूंगा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मेरे साथ हैं। हमारा यही मत है पूर्ण रूप से कि ऐसी घटनाओं को पूरी सीरियसनेस से लिया जाए, और ये जो छात्र ऐसी हरकतें करते हैं, जो इन गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको कैंपस में ही नहीं, समाज में इनका कोई रोल नहीं है। जो सरेआम नरसंहार की कॉल्स कर रहे हैं, जैसा कि हमने कश्मीर में 1990 में देखा, वही आज यदि जेएनयू में ये कर रहे हैं कि ब्राह्मण बनिया, कैंपस छोड़ो, खून बहेगा, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं मारने तुम्हें। तो ऐसी ऐसी जो बॉल रेटिंग्स हो रही हैं, है ये छुटपुट ही है, थोड़े बहुत ही, परंतु ये है तो बहुत घिनौना कृत्य, और यूनिवर्सिटी प्रशासन को इसको पूरी सीरियसनेस से लेना ही होगा। चलिए ठीक है अर्जुन, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि लेफ्ट वाले भी हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि वो पर्दे के पीछे से कह रहे हैं कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, लेकिन पर्दे के सामने आके कहें तो बहुत अच्छी बात रहेगी टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं कोशिश करूंगा। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषज्ञ मेरे साथ हैं इस वक्त मनीष कुमार जी। स्वागत एक बार फिर आपका मनीष जी। मनीष जी, गांधी एंड गोडसे की किताब में पढ़ रहा था जिसमें विश्लेषण है 1948 का। कहीं पुलिस की एफआईआर नहीं मिलती है, कहीं भारत के अंदर ऐसी बात नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, अगर विदेशों में जाऊं तो विदेशों के अखबारों को खंगालूं तो जरूर 1948 का वक्त आ जाता है। कहा जाता है कि ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था। 1795 भी मैं पढ़ रहा था सर, जब अंग्रेजों ने पहली बार कानून बनाया ब्राह्मणों को खिलाफ, और 100% की भागीदारी ब्राह्मणों की धीरे धीरे 2% पर आ गई, और पहली बार बंगाल के अंदर ब्राह्मण नंद कुमार को फांसी दी गई थी इस कानून के तहत। क्या ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म करने के लिए एक ताकत काम कर रही है और उसी के तहत जेएनयू के अंदर यह बवाल देखने को मिल रहा है? अरे भाई, राहुल भी दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ब्राह्मण थे, और महात्मा गांधी बनिए थे। आप समझ लीजिए, दरअसल जब भी ब्राह्मण पे या बनिए पर या ठाकुर पर आक्रमण होता है तो वो ऐसा नहीं है कि ये जातिवाद है जी, कि दलित या शेड्यूल कास्ट लोग अपर कास्ट को या अपर कास्ट लोअर कास्ट को अटैक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें इसके पीछे के नैरेटिव को समझना पड़ेगा। इसके पीछे वो विधर्मी हैं जो चाहते नहीं कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म की एकता बनी रहे। देखिए, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण का अर्थ जाति से नहीं है, ब्राह्मण का अर्थ है कर्म से। जो व्यक्ति ब्राह्मण कर्म कर रहा है, यानी पूजा पाठ कर रहा है, यानी वो धर्म को मजबूती देने का काम कर रहा है। अगर वो कथा कह रहा है, अगर वो आपको जनेऊ संस्कार कर रहा है, अगर आपको जन्म पे, मृत्यु पे, विवाह पे, है ना, जन्मदिन पे, अगर वो धार्मिक काम कर रहा है, भागवत कर रहा है, कथा कर रहा है, सत्यनारायण कथा कह रहा है, तो वो कहीं ना कहीं देश में, देश की जनसंख्या में, लोगों के मन में धार्मिक भावनाएं भर रहा है। विधर्मियों को, दुश्मन देश के लोगों को, दुश्मन देश की उनकी टीम को इस बात से तकलीफ है, वो इस बात को तोड़ना चाहते हैं जी। ठाकुर कौन है? ठाकुर ब्राह्मणों के डायरेक्शन पर धर्म की रक्षा, देश की रक्षा के लिए आगे खड़ा हुआ। ठाकुर का मतलब यह जाति से नहीं है। ठाकुर का मतलब है
वो चाहे किसी कास्ट का हो, जिसने धर्म रक्षा के लिए हथियार उठा लिया हो, वो ठाकुर है। अब आइए, क्षत्रिय है, राजपूत है, ठाकुर है, तो वहां ठाकुर हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, कोई भी जाति है, आदिवासी हैं, वनवासी, सब शामिल हैं जो धर्म की रक्षा के लिए आगे गए। और अब देखिए, बनिए से क्या दुश्मनी है? बनिए से दुश्मनी ये है, बनिया व्यापार से धन कमाकर इन सबको फंड करता है। ब्राह्मण की जीविका चलती है तो बनिए के दान से चलती है जी। अगर शस्त्रों की जरूरत पड़ती है तो बनिए के पैसों से। तो बनिया इन सब के पीछे पैसा लेके खड़ा है। देश की रक्षा में बनिए का भी रोल कम नहीं आका जाना चाहिए। तो ये जो एकता है, देश की जातिवाद की एकता है कि कैसे एक जाति या दूसरी जाति मिलकर धर्म की रक्षा के लिए खड़ी हुई है, इसको तोड़ने के लिए जैसे विधर्मियों ने पहले सिखों को तोड़ने की कोशिश की, पंजाब में आतंकवाद चलाया, हम सब जानते पंजाब में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद था, उसी तरीके से ये अब पिछड़ों को लेकर अगड़ों को तोड़ने की साजिश, ताकि हिंदू धर्म में क्लियर कट बंटवारा हो, जिससे कि जिस बंटवारे की बात कर रहा हूं, राज कर रहे हैं। बंटवारे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शिक्षा के मंदिर में, जेएनयू के अंदर आखिर ये बंटवारे की राजनीति कर कौन रहा है? क्योंकि मैंने जिस तरीके से जिक्र किया है, जब मैं पढ़ता हूं सर, मैरिस पैटरसन है, उनकी किताब में दरअसल लिखा हुआ है कि 31 जनवरी से 3 फरवरी तक पुणे के अंदर ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ, 3000 से ज्यादा ब्राह्मण मारे गए, और उसके बाद कांग्रेस को पर भी आरोप लगते रहे कि जब गांधी जी की हत्या की गई उसके बाद से कांग्रेस ने इस मामले पर कुछ भी नहीं किया था। तो ये बांटने की जो राजनीति है वो कौन कर रहा है? मैं यही बता रहा हूं, ये बांटने की राजनीति दुश्मन देश की तरफ से हो रही है जी। वो चाहते हैं कि इस देश में जैसे नरेंद्र मोदी राज कर रहे हैं, जिस तरीके से देश प्रगति कर रहा है, तरह तरह के नई नई चीजें आ रही हैं, समान नागरिक संहिता आ रही है, 3 तलाक पर बैन लगाए, जिस तरीके से लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत एक बार फिर खड़ा हो जाए, विश्वगुरु का रोल ले ले। इससे चिढ़कर, इससे तकलीफ पाकर पाकिस्तान की सरकार और उनके नुमाइंदे, आतंकवादी संगठन भारत की इस ताकत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह, जेएनयू इन सबका एक बड़ा अड्डा बन चुका है। आज नहीं कई बार जेएनयू में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां हमारे देश को लेकर विरोधी नारे लगे मामले आज भी चल रहे हैं। तो मेरा इसमें कहना यह है कि जो भी अगड़े पिछड़े की राजनीति करे, करता रहे वोटों के लिए, लेकिन अगर वो देश को तोड़ने की प्रक्रिया में अगर कंट्रीब्यूट करेगा, चाहे उसे ये बात पता ना हो कि वो अनजाने में कैसे दुश्मनों के भाले की नोक बन के खड़ा हुआ है। बिल्कुल, सवाल यही है जो हम भी करना चाहते हैं। मनीष कुमार जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। सुधीर यादव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एनएसयूआई से हैं। सुधीर, आपका स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। सुधीर, प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने कहा था, एक शब्द का इस्तेमाल किया था, आप थे नहीं, कि हम अपनी विचारधारा को दूसरों से कह सकते हैं, दूसरे की विचारधारा को समझ सकते हैं, लेकिन सामने वाले की विचारधारा को दबा नहीं सकते हैं। जेएनयू के अंदर लगातार एनएसयूआई और लेफ्ट विंग पर आरोप लगते रहे हैं कि ऐसी गतिविधियां की जाती रही हैं। दीवारों पर फिर लिखा गया है कि ब्राह्मण देश छोड़ दो, बनिया देश छोड़ दो। सुधीर, देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो बांटने वाली, जो विभाजनकारी जो नीति है, कहीं ना कहीं एकदम पूरी तरह से पूर्णतः स्पष्ट है कि कौन लोग देश को बांटना चाहते हैं। चुनाव में कौन लोग जात धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, चुनाव में या अन्य जगहों पे कौन लोग जात धर्म के नाम पे, हम जेएनयू में चुनाव नहीं हो रहा है धर्म के नाम इस वक्त, और जात धर्म को कौन लोग ज्यादा करते हैं, एकदम पूर्णतः। अरे हर्ष जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो खड़गे ने रावण का तुलना किया कि महिला सुधीर, एक बात समझ लीजिए, एक मिनट रुक जाइए मनीष जी, एक मिनट। सुधीर जी, एक बात समझ लीजिए कि आप एनएसयूआई की तरफ से बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर नहीं बैठे हैं। जो आप कह रहे हैं कि चुनावों के लिए ऐसा किया जा रहा है और किसके लिए आप बोल रहे हैं, वो भी मैं अच्छे से जान रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बार बार जेएनयू के अंदर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, आरोप आप पर लगते हैं। देखिए सर, ये देश में एक माहौल को खराब करने के लिए सब काम किया जा रहा है। कौन माहौल खराब कर रहा है? सवाल तो यही है ना, कौन माहौल खराब कर रहा है? खुलकर नाम ले सकते हैं आप, नेशनल टेलीविजन है, मेरे पास है अर्जुन या आनंद भी इस वक्त एबीपी से। कौन माहौल खराब कर रहा है? उस पे देखिए,
किस कलर से लिखा गया है सर, उस पे देखिए किस कलर से लिखा गया है। सुधीर, मैं आपसे जिस यही कलर से पूछने लिखा की गया है, कोशिश कर रहा हूं ना कि आखिर माहौल कौन खराब कर रहा है। खुलकर बोल सकते हैं आप, बताइए कौन माहौल खराब कर रहा है जेएनयू का। एबीवीपी की पूरी करतूत है वहां पे। आप देखिए एबीवीपी का तिरंगा भी उसी कलर का है और एबीवीपी की कलर भी वही है। मेरे को आपसे यही सुनना था। अर्जुन आनंद खुलकर नाम ले दिया है, एबीपी की करामात है और कहा जा रहा है कि एबीपी जेएनयू का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, बांटने की राजनीति के तहत एबीपी की तरफ से लिखा गया। अर्जुन जी, मुझे लगता है कि जो इन्होंने बात कही है वो बात पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि कांग्रेस का एनएसयूआई का सुपड़ा देश से साफ क्यों हो रहा है। ये धरती से बिल्कुल कटे हुए लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता जमीन पे क्या हो रहा है। और पूरी तरह से अगर आप इस मामले को समझेंगे, ये जेएनयू में पहली बार नहीं हुआ है, ये तब से हो रहा है जब जेएनयू में विद्यार्थी परिषद एक बहुत ही छोटे संगठन के रूप में था। आज हम एक सक्षम छात्र, एक डोमिनेंट छात्र संगठन के रूप में जेएनयू में हैं। यह लोग बहुत छुटपुट रह गए हैं, परंतु ये लोग दुर्गा माता को गालियां निकालते आए हैं। ये लोग सरेआम भाषणों में ऐसी बातें करते आए हैं कि हम ब्राह्मणों की बेटियों से रेप करेंगे। वंदना मिश्रा मैम को इन्होंने 2019 में 48 घंटे तक उनके कमरे में बंद कर दिया था। ये मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं, ये न्यूज में आता रहा है, डॉक्यूमेंटेड है ये जेएनयू। तो ऐसे समय में मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था भाई साहब, कृपया करके प्लीज प्लीज प्लीज। तो ऐसा जब हम देखते हैं तो हमको यह समझने की आवश्यकता है कि कोई विचारधारा ऐसी है जिसके पीछे है। कश्मीर में भी हमको सुधीर आनंद के सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा, लेकिन एक मेरा छोटा सा सवाल है सुधीर, फिर मैं मनीष जी के पास जाऊंगा। आखिर एक मिनट, हिंदू संगठनों से फोबिया है क्या? संघ के से फोबिया है क्या? शाखा से आपको फोबिया है क्या? सुधीर, संघ से इनको संघ से इतना फोबिया नहीं जितना इनको हिंदू होने पे गर्व करने से फोबिया है। तो इनको लगता है कि कोई भी चीज जो भारत से जुड़ी हो, जिसपे हमें गर्व कर सके, ठीक है अर्जुन, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुधीर, वैश्विक मानसिकता है, ठीक है, अपने आप को दवा कुचला समझना है, अपने आप को हमेशा तिरस्कार अपना करना है, वैसी मानसिकता इनकी है। विजेताओं वाली मानसिकता नहीं है कि देश को बढ़ता नहीं देख सकते। तो हम लोग तो उस भारत के लोग हैं, हम लोग उस भारत के लोग हैं जहाँ पे कहा जाता है ये तरनारी पूजनते रमनते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। लेकिन भाई साहब अभी बताएंगे कि किसके पार्टी के लोग कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के प्रति ऐसी 2019 के अंदर एक महिला को बंधक बनाना कितना सही था? एनएसयूआई पे भी तो आरोप लगे थे ना। जेएनयू के अंदर लिखा गया था केबिन के बाहर की शाखा वापस लौट जाओ। एक महिला को 3 दिन तक आपने बंद करके रखा था, वो वक्त याद है नहीं याद है सुधीर? सर ये एबीवीपी की शुरू से ही महिला विरोधी मानसिकता रही है। मैंने आपसे बात की है, आपका नाम शामिल था एनएसयू के कुछ लोगों का 2019 के अंदर, जब एक महिला को बंद करके रखा गया था। एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी तो नाम था जब वहां पे महिला हॉस्टल के सामने जाके वहां पे टॉयलेट करते थे। जितने दोहे और जितनी संस्कृति आप इस वक्त बता रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि आपकी तरफ से सम्मान किया जाता है। कन्हैया कुमार था वो, एआईएसएफ का है, कॉमरेड है आपका। सुधीर, मैंने सिर्फ इतनी सी बात पूछी है कि फोबिया है क्या? हिंदू महासभा से फोबिया है, शाखा से फोबिया है, संघ से फोबिया है, फोबिया के तहत होता है ये सब? नहीं, ये तो माहौल ये लोग प्लान करके माहौल को बना क्रिएट करते हैं कि माहौल खराब हो देश का। ये लोग तो शुरू से ही देश विरोधी रहे हैं। ठीक है, आपने मेरे को बताया किस तरीके से पूजा की जाती है महिला की। वेदों में यह भी कहा गया है ना कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो एक माँ भी थी जिसे 3 दिन तक आपने बंधक बना के रखा, थी या नहीं थी सुधीर? तो सर माँ बहन वो भी तो थी जिसका वही तो दिक्कत है ना सुधीर, आप फोबिया के तहत काम कर रहे हैं, आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे। 2000 जेएनयू के अंदर तो आप लोग पढ़ते हैं, एनएसयूआई के लोगों का नाम था उसमें। मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी, 1948 का वक्त हो या मैंने कई वक्त दिखाए हैं, क्या फोबिया हो गया है क्या शाखा से? 1948 के अंदर हिंदू महासभा हो, संघ के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद समय समय पर ऐसी तस्वीरें नजर आती रही, इसके बाद एनएसयूआई हो या फिर लेफ्टिंग हो, सबकी तस्वीरें हमें देखने को मिली। फोबिया है या फिर विचारों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? ये नरसंहार तो कांग्रेस की हिस्ट्री में लिखा हुआ है। कल भी एक टेलीविजन चैनल पर कांग्रेस की प्रवक्ता का कमेंट बड़ा साफ नजर आ रहा था कि इस देश में लोकतंत्र हम लाए। ये अलग बात है, लोकतंत्र को कब्र में पहुंचाने का काम कांग्रेस ने कई बार किया है। खैर, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज की टाइम देखिए,
2 दिन बाद दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होना है। जी ऐसे में आप देखिए जातिवादी बात करके किसको फायदा होना है, कौन परेशानी में है, वो कौन पिछड़ों की बात करके पिछड़ों के वोट हासिल करना चाहता है, और ये जाति बेमनस्य पैदा करके कौन अपनी पोजीशन ठीक करना चाहता है, हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। हमने देखा है कि कल जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी पर एक बेहद शर्मनाक टिप्पणी की, उन्हें रावण बताया, और उसके जवाब में जब मोदी जी ने उनको सम्मानपूर्वक करारा जवाब दिया, उसके बाद खड़गे जी कहने लगे मैं दलित हूं, मेरे पिता है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसी हरकतों से कांग्रेस उस घटना को कवर अप करना चाहती है गुजरात के चुनावों में। ठीक है, जेएनयू है तो मामला तुरंत इंटरनेशनल होता है, गुजरात तक पहुंचेगा, दिल्ली तक पहुंचेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाओं से, ये किसने किया है मैं इसमें नहीं कहना चाहता, कुछ भी नहीं जानना चाहता, लेकिन ऐसी घटनाओं से कांग्रेस जातिवाद को बढ़ावा देकर अपना लाभ ले लेगी, ऐसा करने वाले का थॉट प्रोसेस हो सकता है रहा हो, मेरा इसमें विश्वास है। ठीक है कि सुधीर, ऐसा नहीं दलितों का करना, वोट नहीं बैंक होना हासिल चाहिए। करना चाहती है कांग्रेस और बताना चाहती है कि मुसलमान वोट हमारा है, दलितों का वोट हमारा है। उसके तहत एनएसयूआई को आदेश दिए गए हैं, ये खबर है दरअसल। सुधीर देखिए, अगर दलितों के बाद दलितों के हित के लिए खड़ा रहना, अगर वोट बैंक की राजनीति है तो और कोई खड़ा रहे। अगर कोई किसी के दुख में खड़ा हो रहा है और ये वोट बैंक की राजनीति, तो इनको हम तो सोचते हैं इनको भी जाना चाहिए। किसी के दुख में किसी का रेप हो जा रहा है, हाथरस की बेटी का रेप हुआ, कौन पहुंचा? कांग्रेस की श्रीमती प्रियंका गांधी जी पहुंची। तो अगर ये राजनीति है तो मैं समझता हूँ कि ये राजनीति तो हर किसी को करनी चाहिए। जब किसी के दुख में शामिल होना राजनीति है, प्रधानमंत्री जी भी, एबीवीपी के लोग भी ये राजनीति करें। लेकिन प्रियंका गांधी वहां नहीं पहुंची जहां पर मार दिया गया था। जब नुपुर शर्मा का केस सामने आया, जब मारा गया था, गला काटा गया था, वहां पर गहलोत साहब तो पहुंचे, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं पहुंची। मुझे तस्वीर नजर नहीं आई। आप कह रहे हैं कि हर जगह जाती है प्रियंका गांधी वाड्रा, आई हो तो बता दीजिए, तस्वीर हो तो दिखा दीजिए। वहां के जो मुखिया थे, वहां के हम लोग के नेता पहुंचे। प्रधानमंत्री जी भी तो हर जगह नहीं पहुंचते हैं, वो लोग राष्ट्रीय नेता, उन लोगों के पास इतना समय नहीं रहता कि हर बात की। मैंने सिर्फ आपको क्रॉस क्वेश्चन किया। सुधीर देखिए, उत्तर प्रदेश में इतनी घटनाएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री जी, यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर दलितों के साथ रेप हो रहा है, दलित बेटी के साथ रेप होता है जंगलों के अंदर, वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच जाए तो मैं टेलीविजन स्क्रीन पर उनकी तस्वीर भी दिखा दूंगा, लेकिन पहुंचती नहीं है। तारीख भी याद दिलाऊं क्या आपको? मैं आपके पास आ रहा हूं, एबीपी से हमारे साथ है अर्जुन। आप पर भी आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक वर्ग का वोट हासिल करने के लिए बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, जब एबीपी की तरफ से ये हरकत की गई है। नहीं, हम तो पूर्णतः इस बात के समर्थन में है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। सीसीटीवी कैमरा है हर जगह और इसका पता लगाइए। अगर हमारे कोई होगा हम में से तो उसको भी सजा होनी चाहिए जो गलत। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही था, फिर मुलाकात होगी, चर्चा हम जरूर करेंगे। जेएनयू एक बार फिर से चर्चा में है, हालांकि जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जेएनयू के अंदर यह मामला थमेगा कब, यह सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी आज हमने किया है कि आखिर ब्राह्मण का विरोध क्यों हो रहा है, दलितों का समर्थन किया जा रहा है, बनियों का विरोध क्यों हो रहा है। फिलहाल सवाल हम उठाते रहेंगे, मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ लाते रहेंगे। कल फिर ठीक 11 बजे आपके साथ मुलाकात होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए जी24/7 न्यूज।